फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का चैप्टर है सौर मंडल या सोलर सिस्टम। इससे पहले हम लोग ब्रह्मांड, आकाशगंगा एवं तारों की उत्पत्ति के बारे में देखे। इसके जो पीछे वाला वीडियो था और उसमें जो भी बातें होती हैं ब्रह्मांड से, आकाशगंगा और तारों से, वो सारी बातें हमने आपसे की जो परीक्षा उपयोगी हो रहा है। आज हम लोग बात करेंगे सौर मंडल पर कि सौर मंडल क्या है, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, ग्रह से उनकी दूरी क्या होती है, किस ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। यह सारी बातें आज आपसे करेंगे जो परीक्षा उपयोगी होता है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। ठीक है, आज देखेंगे कि सौर मंडल में निश्चित रूप से नाम ही है सौर मंडल, तो कहीं ना कहीं सन होगा, सन है। और यह जो सन है इस तरीके से इसको दिखा दे, ठीक है, ये सन है। और सन के साथ साथ ये देखेंगे 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और यहां पर देखेंगे तो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी होती है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी होती है, जिसे क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह या एस्ट्रॉयड कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है या क्षुद्र ग्रहों से उत्पत्ति होती है। इनके ग्रहों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, क्षुद्र ग्रह हुए। इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद में शनि, इसके बाद अरुण, वरुण। और अभी 8 ग्रह हैं। आपको बता दें अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। अगस्त 2009 से पहले, सॉरी 2006 से, अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। लेकिन प्लूटो को, जो 9 ग्रह था, प्लूटो या यम, इस प्लूटो या यम को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। किस ग्रह की श्रेणी में? तो बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। और वर्तमान में इसका नाम दिया गया है 34। और इसके आगे 1 लगा दें और पीछे 0 लगा दें। वर्तमान में इसका नाम है 13433, ये 13434 तो ये नाम है। ठीक है, अब देखेंगे कि यह जो ग्रह हैं इनके बारे में एक एक करके देखा जाएगा। सन के बारे में आप हम लोग देख लें यहीं पर कि यहाँ से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह, इस 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट या इसे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और यहां से बाद इन क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बाद इधर के जो भी ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह या आउटर प्लेनेट या जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे यह आंतरिक ग्रह और जोवियन ग्रह जो है या बाह्य ग्रह है, आप देखेंगे कि इधर के जो भी ग्रह मिलेंगे वो साइज में बड़े होंगे, उनका साइज बड़ा होगा। साइज कैसा होगा? बड़ा होगा, ठीक है। इधर देखेंगे तो उनका साइज, जो आंतरिक ग्रह हैं या पार्थिव ग्रह हैं, उनका साइज जो है छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। यहाँ पर देखेंगे ये जो इनर प्लेनेट हैं वो उनकी ग्रहों की संख्या कम होगी। संख्या क्या होगी? कम होगी। जबकि यहाँ ग्रहों की संख्या अधिक होगी। इसके बाद में अगर हम इनर प्लेनेट के बारे में देखेंगे तो इनका घनत्व अधिक होगा।
जबकि इनका घनत्व घनत्व कम होगा, इनका घनत्व कम होगा। ये जो इनर प्लेनेट है, ये जो इनर प्लेनेट आप देख रहे हो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। इन इनर प्लैनेट्स के बारे में अगर कहें तो इनका घनत्व की बात हो गई, ग्रहों के साइज, आंतरिक बात हो गई। एक मिनट, और अगला इनमें दोनों में अंतर होगा कि इन जो इनर प्लैनेट है इनमें, इनके मंडल में या इन ग्रहों पर धातु एवं शैल, धातु एवं शैल की मात्रा, शैलों की मात्रा अधिक होती है, धातु एवं शैलों की मात्रा अधिक होती है, जबकि इनमें धातु एवं शैलों की मात्रा कम होती है, धातु एवं शैलों की मात्रा कम होती है, शैलों की मात्रा कम होती है। और उसकी जगह पर इनके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा 4 बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल इनर प्लेनेट हैं, या इन्हें आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। इस क्षुद्र ग्रह से इधर इनर प्लेनेट, इनकी विशेषताओं को देखें कि इनमें धातु एवं शैलों की मात्रा अधिक होती है, इनका घनत्व अधिक होता है, या साइज में छोटा होता है, ग्रहों की संख्या कम होती है, ठीक है। जबकि यहीं पर देखते हैं कि इनमें धातु एवं शैलों की संख्या या धातु एवं शैलों की मात्रा कम होती है, इसके जगह पर हाइड्रोजन एवं हीलियम की मात्रा अधिक होती है, इनका घनत्व कम होता है, साइज में ये बड़े होते हैं, इनके ग्रहों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। यही नहीं है, एक और अंतर देखें इंटरनल प्लेनेट में और आउटर प्लेनेट में, ये तेजी से सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं, जबकि इनका सूर्य की परिक्रमा करने में समय ज्यादा लगता है, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि सूर्य के बारे में एक एक कर करके देखेंगे, सूर्य के बारे में, बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, पृथ्वी, यानी जो 8 ग्रह आप देख रहे हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इनके बारे में एक एक कर करके देखेंगे। और इनका अंग्रेजी नाम मस्ट है आज के डेट में, अगर नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि वह जो क्वेश्चन सेटर है वो सीधे सीधे मरकरी को ही सेट करता है, तो आप सोचोगे कि फिर ये बुध जानते थे, मरकरी नहीं जानते हैं, तो इसको भी जान लें। इसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में वीनस, शुक्र को वीनस कहते हैं, पृथ्वी को जानते होंगे आप लोग अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, शनि को सैटर्न कहते हैं, अरुण को यूरेनस कहते हैं, जबकि वरुण को नेपच्यून कहा जाता है, ठीक है। याद करने के लिए भी अगर इनका नाम याद करना हो तो आप सप्ताह जानते होंगे, सप्ताह या वीक, तो संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे जानते हैं। संडे यानी रविवार, सोमवार आप ऐसे जानते होंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यही जानते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में इस सोमवार और रविवार को हटा दीजिए, 5 ग्रहों के नाम तो यहीं से आ गए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है। बाकी बचा कौन? अरुण और वरुण। कौन बचे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। बचे अरुण वरुण। तो अरुण वरुण आपके गांव में हो सकता है किसी का नाम है कि अरुण और वरुण, दो बॉय मतलब लड़के हैं इनका, और एक पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते ही हैं। हमारा घर किस पर है? पृथ्वी पर है। और पृथ्वी पर जो 7 दिन है उसमें से रविवार और सोमवार को हटा दें, रविवार प्लस सोमवार को हटा दें तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह पृथ्वी पर हम लोग रहते ही हैं। अरुण और वरुण 2 लड़कों का नाम हो सकता है, ऐसे भी याद कर लें। 7 के 7 ये 8 का 8 ग्रह याद हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि सन के बारे में, बुध के बारे में, शुक्र कर करके एक एक कर इनके स्पेशलाइजेशन को देखेंगे जो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी होगा, ठीक है।
अभी हम लोग सौरमंडल में देखे थे कि सूर्य के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बाद में हम लोग एस्ट्रॉयड वगैरह देखे, ये सारा चीज, ये सारा कुछ देखे हम लोग। अब एक एक कर करके सन के बारे में देखेंगे, बुध के बारे में, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बारे में एक एक कर करके देखते चलेंगे। सन, तो सन की उत्पत्ति के बारे में जानना कि सन की उत्पत्ति कैसे और इसकी संरचना कैसे या इसकी संरचना क्या है। अगर इतनी बातें जान लेते हैं तो लगभग सूर्य की बातें जो हैं आ जाती हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी होता है, या इतनी बातें होती भी हैं। देखेंगे ये जो सूर्य है, आप पहले पढ़े थे कि आकाश गंगा का भाग है, आकाश गंगा का भाग है, पला ही। अब इसे हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सूर्य के बारे में अगर पहले हम उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति के बारे में, तो हम जानते हैं कि यह आकाश गंगा का भाग है, गंगा का भाग है। और एक वैज्ञानिक का नाम हम लेना चाहेंगे, विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने दूरबीन के माध्यम से यह पता लगाया कि हमारा जो सन है, इस आकाश गंगा का, जो हमारा मिल्की वे आकाश गंगा है, ठीक है, दुग्ध मेखला, उस आकाश गंगा का अंश मात्र है। क्या है? तो कहता है कि सन जो है आकाश गंगा का अंश मात्र है, आकाश गंगा का अंश मात्र है। कौन? तो विलियम हर्शेल। अब देखेंगे सन, अगर सन की उत्पत्ति, इसके बाद में सन की उत्पत्ति के बारे में हमने बताया थे, तारों की उत्पत्ति, निहारिका परिकल्पना, निहारिकाओं, और ये निहारिकाएं क्या होती हैं? निहारिकाएं तो गैसों के बादल हैं, और गैसों के बादल ससंजक बल प्लस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये धीरे धीरे एक आपस में इकट्ठा होते गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसके कारण तारों का निर्माण हुआ। निहारिका परिकल्पना, और ये निहारिका परिकल्पना किसने दिया? तो लैप्लस ने, लैप्लस नामक वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना दिया, और इनके माध्यम से आकाश गंगा, ये तारों का निर्माण होता है। और सूर्य हमारा क्या है? तो तारा है। और तारों की खासियत है कि तारों पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तारों पर, और नाभिकीय संलयन की क्रिया होने के कारण इनका अपना ऊष्मा होता है और प्लस प्रकाश होता है। क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो कहेंगे कि ये नाभिकीय संलयन क्या है? ठीक है, तो नाभिकीय संलयन का नाभिकीय संलयन का मतलब ही होता है कि दो छोटे परमाणु जो हैं, हाइड्रोजन के दो छोटे परमाणु आपस में जुड़ करके एक हीलियम या बड़ा नाभिक बनाते हैं, हीलियम परमाणु बनाते हैं, और प्लस ऊर्जा मुक्त करते हैं, अपार ऊर्जा मुक्त करते हैं। और यह क्रिया तारों पर या सन पर अनवरत चलती रहती है, यह क्रिया तारों पर या सन पर अनवरत चलती रहती है। यानी सन के इस भाग में अगर जाएं तो हाइड्रोजन और हीलियम भरा पड़ा है, और कहा जाता है कि सन पर 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम गैस है। 71.5% हाइड्रोजन और 26.5% कौन सा गैस है? हीलियम। और यह जो हाइड्रोजन है हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण, जिस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं, और नाभिकीय संलयन के कारण तारों पर या सूर्य पर ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे सन से संबंधित अन्य जो तथ्य हैं उन तथ्यों को देखेंगे, थोड़ी इनकी और संरचना को देख लें। सन के और संरचना को देखा जाए, देखेंगे सन की संरचना की बात करें तो सन पर आप देखें कि 71% और 26%, देखें 26.5%, और बाकी शेष अन्य गैस देखें। अब देखेंगे यह जो सन है इसका जो अंदर वाला पार्ट है वह क्रोमोस्फीयर है। इसको क्रोमोस्फीयर
स्फेयर या क्रोट वाला भाग कहते हैं। और इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 15 मिलियन डिग्री सी होता है क्रोड़ भाग का। जबकि इस फोटोस्फीयर, यह जो बाहरी भाग है, इस फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सी होता है। सन पर कहीं कहीं स्पॉट पाए जाते हैं, जिसे सोलर फ्लेयर के नाम से जानते हैं। सोलर फ्लेयर्स के नाम से जानते हैं। और इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सी होता है। और यह जो सोलर फ्लेयर्स है, आपको बताते हैं कि लगभग 11 वर्षों के अंतराल पर यह सोलर फ्लेयर्स बाहर निकलते हैं, आग की लपटें बाहर निकलती है। और जब यह है अंतरिक्ष होते होते पृथ्वी के वायुमंडल में, अर्थ और इसका वायुमंडल में जब ये पहुंचती है, अर्थ के वायुमंडल में पहुंचती है, तो उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अर्थ पर आप जानते हैं कि यह नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, और ये साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव है। तो जब यह अर्थ पर ये सोलर फ्लेयर पहुंचता है, तो इसे अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। जबकि यही सोलर फ्लेयर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है, तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जाना जाता है। और यह कैसे हैं, तो ये रंगीन प्रकाश होते हैं। कभी कभी वैज्ञानिकों के द्वारा इसका जलवायु मतलब भूमंडलीय तापन से भी जोड़ करके देखा जाता है कि हो सकता है कि 11 वर्षों के अंतराल पर जो सन स्पॉट्स निकलते हैं या सोलर फ्लेयर्स निकलता है और पृथ्वी के वायुमंडल में जो वो एक्स्ट्रा गर्मी आती है, वह जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। तो ये बातें कभी कभी जोड़ करके भी देखी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य कुछ तथ्य हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ अन्य तथ्यों के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य कहें। विशिष्ट तथ्य, स्पेशल तथ्य होते हैं, विशिष्ट तथ्य हैं, इसको देखेंगे। आपको बता दें विशिष्ट तथ्य के बारे में कि सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश है, अर्थ पर प्रकाश लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड में, कहीं 18 सेकेंड 20 सेकेंड, लेकिन टोटल टाइम है 500 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल क्या है। सन से जो प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यह प्रकाश की चाल है। ठीक है, और यह जो प्रकाश की चाल है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में इसको 8 मिनट 20 सेकेंड के लगभग समय लगता है। अब देखेंगे सौर मंडल के बारे में पहले बार टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है। ये किसने कहा? टॉलमी ने। लेकिन 1514 ईस्वी की बात है, कॉपरनिकस, एक और वैज्ञानिक है कॉपरनिकस, और यह कॉपरनिकस कहता है कि जी नहीं, कॉपरनिकस ने कहा कि सन स्थिर है, सूर्य स्थिर है और ग्रह इसका मतलब पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती, जस्ट उल्टा बात कहा किसने? कॉपरनिकस ने। फिर ग्रहों की गति का नियम, एक केपलर नामक वैज्ञानिक है, 3-4 नाम आप याद रखेंगे, केपलर, कॉपरनिकस, टॉलमी। ठीक है, तो केपलर ने कहा कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर
गति करते हैं। ग्रहों के गति का नियम दिया किसने? तो केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने। ठीक है, अब देखेंगे कुछ अन्य तथ्य को और भी। आप जानते हैं कि यह जो सन है आकाश गंगा का एक भाग है। आकाश गंगा का एक भाग है। तो यह जो सन है आकाश गंगा का एक चक्कर लगभग 25 करोड़ वर्षों में लगाता है। 25 करोड़ वर्षों में लगाता है। एक चक्कर कितने वर्षों में? 25 करोड़ वर्षों में लगाता है। जबकि यह अपने अक्ष पर 25 दिन में एक चक्कर लगाता है। 25 दिन में अपने अक्ष पर 25 दिन में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, अब इसका पृथ्वी की तुलना में देख लें कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, आयतन कितना होता है, घनत्व क्या है, ये सारी चीजें। तो पृथ्वी की तुलना में देखेंगे, पृथ्वी की तुलना में, अर्थ की तुलना में सन जो है 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है। इसका द्रव्यमान, इसका आयतन देखेंगे तो यह 13 लाख गुना बड़ा है। आयतन 13 लाख गुना, आयतन कितना है? 13 लाख गुना है। ठीक है, अब इसके बाद में पता है कि इसका द्रव्यमान, अगर हम अर्थ का द्रव्यमान देखें और पृथ्वी का द्रव्यमान देखें तो 3,32,000 इसके द्रव्यमान, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में 3,32,000 गुना ज्यादा है। तो ये सारे तथ्य हैं सन के। आप जानते हैं सन एक तारा है। इस पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है और पृथ्वी पर यह ऊर्जा पहुंचती है। तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा पहुंच रही है यह सूर्य के 2 अरबवां भाग जो है, अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरीके से सन से संबंधित जो है कुछ तथ्य और कंसेप्ट को हम लोग देखें। इसके बाद एक एक कर करके ग्रहों को भी देखते चलेंगे। इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रहों को देखेंगे। सौरमंडल, और सौरमंडल का पहला ही ग्रह है बुध। तो बुध से संबंधित इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो पहला ही बात है कि सौरमंडल में सन का सबसे नजदीक का ग्रह है। सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, दूसरी बात कि बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, इनका कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात बुध के ऊपर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ का तापांतर जो है, टेम्परेचर डिफरेंस, अंग्रेजी में से टेम्परेचर डिफरेंस के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस सर्वाधिक है। क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस सर्वाधिक है। बुध का टेम्परेचर डिफरेंस सर्वाधिक है। और देखेंगे कि इसका रात्रि का तापमान जो है, रात्रि का तापमान -176 डिग्री सी है, जबकि दिन का तापमान जो है 450 डिग्री सी हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि वायुमंडल नहीं है तो तापांतर अधिक है। और तापांतर यह है कि रात्रि में टेम्परेचर इतना है और दिन में टेम्परेचर कितना है, ये है। ठीक है, इस तरीके से बुध का ये जो स्पेशलाइजेशन है कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, देखेंगे सौरमंडल का सबसे नजदीक का ग्रह, उपग्रह नहीं है, वायुमंडल एवं वायुमंडल नहीं है जिसके कारण तापांतर अधिक है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब है कि यह सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगा लेता है। यह इंफॉर्मेशन है किसका? बुध का। ठीक है, अगला ग्रह शुक्र है। शुक्र को अंग्रेजी में वीनस। ठीक है,
वीनस बोलते हैं। और शुक्र से संबंधित इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, परीक्षाओं में हमको लगता है कि सर्वाधिक प्रश्न शुक्र से ही पूछे गए हैं प्रश्न। तो शुक्र में पहले देखेंगे सूर्य से दूसरा, शुक्र का दूसरा सर्वाधिक नजदीक का ग्रह है, दूसरा सर्वाधिक नजदीक का ग्रह है। पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीक है, या पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीक का ग्रह है, सर्वाधिक नजदीक का ग्रह है, सूर्य से दूसरा है। देखेंगे इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी सदृश दिखता है, पृथ्वी जैसा दिखता है, लगभग पृथ्वी के जैसा है। इसे सुबह एवं शाम का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम पर भी। सौर मंडल में सर्वाधिक, देखेंगे सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है, शुक्र। कारण है इसके वायुमंडल में H2SO4 का होना। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 मैक्सिमम लगभग 90 to 95% CO2, फिर इसके बाद मीथेन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस पाए जाते हैं, जिसके कारण यह सर्वाधिक गर्म है। कारण है कि जैसे मान लो कि अगर शुक्र के वायुमंडल में, या जो शुक्र है और इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, CO2 मात्रा 90 to 95% है, तो कारण है कि ये जो CO2 है, शुक्र पर जो आने वाली सूर्य की किरणें आ तो जाती हैं, लेकिन इसको निकलने नहीं देता है, जिसके कारण यह ग्रीन हाउस जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है, और ग्रीन हाउस जैसा प्रभाव उत्पन्न करने के कारण यह सर्वाधिक गर्म ग्रह हो जाता है। अब देखेंगे रोम की देवी इसको लव एंड ब्यूटी की देवी भी, रोम में इसे लव एंड ब्यूटी की देवी भी बोलते हैं, लव एंड ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी के देवी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो वीनस को या शुक्र को। आप देखें दूसरा सर्वाधिक के नजदीक का ग्रह है सूर्य से। एक और अब ये बात है इसे कि बुध के जैसा शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है, और आपको बता दें सभी ग्रह जो हैं, आपको बता दें यहाँ पर देखेंगे कि सारे ग्रह क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे यह ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, ऐसे। तो ये सारे जो ग्रह हैं इस तरीके से चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, जबकि शुक्र जो है एंटी क्लॉक चलता है। कैसे चलता है? तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, अगला ग्रह देखेंगे पृथ्वी को ग्रह के रूप में देखेंगे। ऐसे पृथ्वी, अर्थ, और अर्थ को इसको अपने अक्ष पर भी घुमा दे, और यह जो है सन के अराउंड भी। आप देख रहे हैं सूर्य से यह तीसरा दूरी पर है, दूरी के अनुसार तीसरा है, लेकिन अगर आकार में देखेंगे तो यह पांचवा बड़ा ग्रह है पृथ्वी। देखेंगे, या इसको छोड़ भी दीजिए, इस तथ्य को छोड़ दें। पृथ्वी, आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि 66.5 डिग्री यह सूर्य की कक्षा में, 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सूर्य की कक्षा में झुकी है। सूर्य की परिक्रमा यह 24 घंटे में करती है, जबकि अपने अक्ष पर यह है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में करती है। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा
देखेंगे एक तथ्य गलत हो रहा है ये। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है, जबकि सूर्य की कक्षा में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में एक राउंड करती है। यानी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जबकि लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। तो जल होने के कारण इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सूर्य से इसकी माध्य दूरी की बात कर लें, सूर्य से इसकी माध्य दूरी तो 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य की किरण पहुंचने में या ऊष्मा पहुंचने में या प्रकाश पहुंचने में 8 घंटा लगभग 20 मिनट या कहीं 8 घंटा 18 मिनट भी, या कह दें 500 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा कि यह सौर मंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला अगर कोई ग्रह है, सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व रखता है तो वह है कौन? पृथ्वी। इसके अलावा और भी पृथ्वी से 23.5 घंटा 66 मिनट, ये सारी चीजें हो गई सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला है। इसके बाद में अगला तथ्य है इसमें कि यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जो प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, अब देखेंगे पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है, 66.5 डिग्री सूर्य की कक्षा में झुकी हुई है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में यानी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम लेती है, जबकि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में यह सूर्य के परितः घूम लेती है। 71% जल है और 29% स्थल है। तो जल होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यह 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर माध्य दूरी है, जिसके कारण पृथ्वी पर इसका ऊष्मा या प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड या 18 सेकेंड लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। तो इस तरीके से पृथ्वी से जुड़े हुए जो तथ्य हैं यह देखें आप। अगला देखेंगे पृथ्वी के बाद में मंगल को। अगला ग्रह है मंगल, जिसे अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। रोम के लोग मार्स, ठीक है, रोम के लोग इसे युद्ध के देवता के नाम से जानते हैं। कहाँ के लोग? तो रोम के लोग युद्ध के देवता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में करता है। 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अब देखेंगे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पहला बुध और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है कौन? मंगल। सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लाल ग्रह या रेड प्लैनेट के नाम से, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और कारण है कि इसके वायुमंडल में या इसके स्थल पर, इसकी सतह पर लोहे की मात्रा ज्यादा है। लोहे की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर धूल भरी आंधी चलती है। धूल भरी आंधी चलती है।
ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एक निक्स ओलंपिया नामक पर्वत पाया जाता है। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत पाया जाता है, जो सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वहां के जितने भी सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उनसे सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है। और कहा जाता है कि यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम्स 3 गुना ऊंचा है। पृथ्वी पर आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट से यह 3 गुना क्या है, ऊंचा है। अब देखेंगे मंगल ग्रह, पृथ्वी के बाद यह संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगर कहीं जीवन की संभावना है तो यह मंगल पर हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने PSLV C-25 के द्वारा मंगलयान को 2013 ईस्वी में छोड़ा। मंगलयान को 2013 ईस्वी में छोड़ा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में अप्रैल 2020 ईस्वी में मंगलयान तिएनवान चीन के द्वारा छोड़ा गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा छोड़ा गया, ठीक है। अगला देखेंगे